Good evening students. So this video is about the class 10 syllabus. क्लास 10 के सिलेबस में आपका सबसे पहला जो चैप्टर आएगा दैट इज चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस. इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज ऑल अबाउट द न्यूरल कोऑर्डिनेशन. इसके बाद चैप्टर नंबर 8 इज ऑल अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. नाउ 9th चैप्टर जो आपका आ जाएगा वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 जो आपकी नई एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं उनमें चैप्टर नंबर 12 और जो ओल्ड वंस हैं उसमें होगा आपका चैप्टर नंबर 15. ये होगा ऑल अबाउट आवर एनवायरनमेंट. So this was all about the syllabus of class 10. So आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 से, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस. अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारी वो बेसिकली है क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तभी कहते हैं जब वो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, यानी वो न्यूट्रिशन ले रहा हो, वो एक्सक्रीट आउट कर रहा हो, यानी एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो, एंड जिसके अंदर जो कि रेस्पिरेशन भी कर रहा हो. यानी कि कोई भी चीज़ कोई भी थिंग जो खाना खा रही है, सांस ले रही है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और जो कि एक्सक्रीट आउट कर रही है बॉडी वेस्ट को, ऐसी किसी भी चीज़ को हम कहेंगे कि दैट थिंग इज द लिविंग थिंग. और अगर कोई चीज़ लिविंग थिंग है देन इट मीन्स उसमें हमारा लाइफ है. अब लाइफ में लाइफ है, यानी अगर हमने लाइफ के लिए और लिविंग के लिए क्या क्राइटेरिया सेट करा? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन. एंड वन मोर थिंग दैट इज रिप्रोडक्शन. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी अपनी जैसे ही अपनी कॉपीज बना रहा है तो उसको हमने क्या कहा कि वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है या उस चीज के अंदर लाइफ है. क्यों? क्योंकि वो अपना तो वो लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहा है इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू, और साथ साथ वो अपने आप को रिप्लेस भी कर पा रहा है बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ऑल दीज प्रोसेसेस कम्स अंडर द लाइफ प्रोसेसेस. अब जिनके अंदर ये सभी प्रोसेसेस हो रही हैं, हमने उन्हीं थिंग्स को ही हमने क्या कहा? दैट दीज आर द लिविंग थिंग्स एंड दे आर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस. अब वन बाय वन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस. सो सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे दैट इज द न्यूट्रिशन. हाउ एनी ऑर्गेनिज्म टेक्स अप इट्स न्यूट्रिशन. सबसे पहला जो हम प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन. अर्ली क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह से होता है. दो तरह से मतलब कि या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकता है, तो वो हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, तो वो हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक थर्ड टाइप का भी होता है वैसे तो सेप्रोफाइटिक, बट सेप्रोफाइटिक बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड बनाता नहीं है, ना ही दूसरे पर डिपेंड करता है. वो तो बने बनाए फूड को डाइजेस्ट करके और फिर उसको अब्सॉर्ब करते हैं,
सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम अभी सिर्फ यही दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। अभी जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बेसिकली देखा गया है हमारा प्लांट्स में। प्लांट्स में क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेता है हम उसको कहते हैं कि वो प्लांट कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, कुछ हद तक। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और बैक्टीरियाज के अंदर, क्योंकि प्लांट्स तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हम अपना फूड बनाते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही, साथ साथ कीमोसिंथेसिस भी ये परफॉर्म करते हैं। कीमोसिंथेसिस यानी केमिकल एनर्जी को जो यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के अंदर ये फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दो मोड से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या दो वे से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली ये देखा जाता है हमारा यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर, सब में ही ये हमारा ऑलमोस्ट सब में ही ये देखा जाता है। वैसे तो हमारा ये प्लांट्स है जो ये मल्टी सेलुलर ही है, लेकिन फिर भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हाँ यूनिसेलुलर है तो ऑटोट्रॉपिक होगा, मल्टी सेलुलर है तो हेटेरोट्रॉपिक होगा, इससे इस बात का कोई लेना देना है ही नहीं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में है हमारा, और फंगी में भी है ये हमारा। इसके अलावा ये हमारा एनिमल्स में, चाहे लोअर हायर किसी भी तरह के एनिमल है, सब में हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही रहेगा। अब बात करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि प्लांट्स में ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, इसके लिए क्या रिएक्शन है, क्या स्टेप्स हैं, ये सब चीजें हम अभी देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या? प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हम यही पढ़ते आ रहे हैं, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट। बाय यूजिंग सनलाइट तो प्लांट्स यूज करेंगे ही करेंगे, वो सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, वाटर भी यूज करते हैं। अब ये तो है कि हमने जो आउटसोर्स करे मटेरियल वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसने आउटसोर्स करे प्लांट्स ने। प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को आउटसोर्स किया प्लांट्स ने। अब जो इनके अंदर इनबिल्ट मशीनरी है या इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो सनलाइट को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके बनाने का फूड बनाने का, वो है क्लोरोफिल। वो इनबिल्ट मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ है ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स ऑफ द प्लांट। अब प्लास्टिड्स जो है ये प्लांट्स की ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट सेल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब ये आगे अपने ऑनगोइंग लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि हमारे लिए बेसिकली रॉ मटेरियल्स क्या थे फोटोसिंथेसिस के। रॉ मटेरियल्स क्या थे फोटोसिंथेसिस के? CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O क्लियर, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मीन्स रॉ मटेरियल तो है ही, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करेंगे अपना फूड? तो CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो CO2
सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स इन रॉ मटेरियल्स को आउटसोर्स करते हैं हमारे आउटर एनवायरनमेंट से। अब ये आउटसोर्सिंग इनकी कैसे होती है, हम एक बार वो देखते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ली, ये कहां से ली? फ्रॉम द एयर। इट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर। इट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर। एयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जाएगी? अब जैसे कि सपोज करो ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। अब ये इस प्लांट की लीफ है। अब लीफ का एक होता है ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक इसी लीफ का नीचे वाला हिस्सा होता है। तो अपर लेयर ऑफ द लीफ एंड लोअर लेयर ऑफ द लीफ, ठीक है। अब यहां पर होते हैं हमारे छोटे छोटे स्मॉल एंड टाइनी पोर्स, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखेंगे हमें। ये है लीफ सेल्स, क्लियर। अब ये जो है हमारे ये दो सेल्स, ये वाला जो बीच में जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो दो सेल्स हैं जो कि किडनी शेप की आपको दिखाई दे रही हैं, ये होंगी गार्ड सेल। किडनी बीन्स के जैसे, राजमा के जैसे जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये होंगी हमारी गार्ड सेल्स। और इनके बीच में जो स्पेस बना हुआ है, दैट इज स्टोमेटा। सो जैसे ही प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जैसे ही प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ये स्टोमेटा ओपन कर जाएगा। ये इस वक्त पर यहां पर ये ओपन स्टेट में है स्टोमेटा, ये ओपन स्टेट स्टोमेटा है। यहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी एयर से, और कहां पहुंच जाएगी? लीफ में क्लोरोफिल के पास, क्लियर। इन सेल्स में से ट्रांसपोर्ट होकर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी प्लांट में क्लोरोफिल सेल्स तक कैसे पहुंचेगी, प्लास्टिड्स तक ये कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ सिंपली डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से प्लांट सेल्स तक, सॉरी अदर सेल्स तक, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर ये पहुंच जाएगी, क्लियर। ये है, अब ये ओपन स्टेट में है और ये हो जाएगा क्लोज स्टेट में। ये हमारा क्लोज्ड स्टोमेटा होगा। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते उस टाइम पर ये हमारा क्लोज स्टेट में हो जाता है, क्लियर। अब स्टोमेटा का पर्पस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना तो है ही है, साथ में स्टोमेटा हमारा ट्रांसपिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे प्लांट्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने कहां से एब्जॉर्ब किया, कैसे एब्जॉर्ब किया, और वो कहां पहुंच जाएगी, क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा वाटर। अब आता है वाटर। वाटर का जो अल्टीमेट सोर्स होगा वो होगा ग्राउंड वाटर, यानी जमीन में जो पानी है वही पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब वो एब्जॉर्ब कैसे करा जाएगा? इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। ये एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट्स के द्वारा। बट पानी तो एब्जॉर्ब करा रूट्स ने, उसकी रिक्वायरमेंट है लीफ में, तो वो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है वो इस पानी को ट्रांसपोर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के जैसे वो पानी हमारा रूट्स से कहां तक पहुंच जाएगा? लीफ तक पहुंच जाएगा। रूट्स से लीफ तक वो पानी पहुंच जाएगा। अब लीफ में उसी पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या बना दिया जाएगा? हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनेगा? CO2
प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज बना दिया जाएगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स सिर्फ ऐसे ही बना देते हैं, फ्री में हमें बना के दे देते हैं। ये कोई भी मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट प्लांट्स का फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का होता है ग्लूकोज, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। ये होता है, ऑक्सीजन होता है हमारा बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन होता है बाई प्रोडक्ट, यानी एक चीज के साथ साथ ये फ्री में बन गया। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, वाटर देख लिया, इनका अब्जॉर्प्शन भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे हमारी सनलाइट की। सनलाइट का अल्टीमेट सोर्स सन, एज द नेम इंडिकेट लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारा सन। सन से जो हमारी लाइट आ रही है वो लाइट अब्जॉर्ब करी जा रही है। अब सनलाइट को अब्जॉर्ब करने वाला है कौन? सनलाइट को अब्जॉर्ब करने वाला है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। इसको अब्जॉर्ब करने वाला है हमारा क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल होता है ये है क्या? इसको बेसिकली हम बोलते हैं ये है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों? क्योंकि ये कलर्ड पिगमेंट है, यानी इसका अपना कलर होता है। बेसिकली लीफ का या प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो इसी की वजह से ही होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। अब क्लोरोफिल हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि जो पिगमेंट हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है वो होगा हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये करता क्या है हम वो देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जो सनलाइट है वो सनलाइट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ टोटल सनलाइट आती है, या 1% ऑफ टोटल सनलाइट ही हमारी यूज करी जाती है। बाकी की या अगर यूवी रेज है तो उनको तो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री ही नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको ओजोन लेयर बाहर से ही वापस भेज देती है। इसके बाद दूसरी रेज आई इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का हमारे पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो इसीलिए ये हमारे काम की नहीं है। इसके बाद आती है हमारा तीसरा पार्ट सनलाइट के स्पेक्ट्रम का, दैट इज विजिबल लाइट। हाँ, ये जरूर हमारे काम का है। अब जो ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट का 1% ही अब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट। अब इस विजिबल लाइट में हमारा अगर हम कलर स्पेक्ट्रम देखें, यानी कि जो ये विजिबल लाइट होती है ये भी आगे फर्दर 7 कलर्स से मिलकर के बनी होती है। वो 7 कलर्स कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनमें से जो वॉयलेट है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी और इसकी सबसे ज्यादा। यहाँ पर जो या मे बी थोड़ा सा ये फिजिक्स का पोर्शन है तो मे बी थोड़ा सा मैंने गलत भी बोल दिया हो, मुझे इस चीज के बारे में इतना ज्यादा प्रिसाइजली नहीं पता है। सो सबसे पहले कि प्लांट्स ग्रीन कलर के हमें क्यों अपीयर हुए? क्योंकि प्लांट्स ने जो सनलाइट अब्जॉर्ब करी उसमें से सिर्फ विजिबल लाइट को ही यूज करा। तो जो विजिबल लाइट क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब करी उस विजिबल लाइट में से भी सिर्फ ग्रीन कलर ही ऐसा है जो कि वो अपना कलर इम्पार्ट कर पाएंगे, या ग्रीन कलर की लाइट को ही वो अब्जॉर्ब कर पाएंगी। इसीलिए ही वो हमें सिर्फ ग्रीन कलर की ही दिखाई दी। क्लियर? क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की वेवलेंथ की लाइट को ही अब्जॉर्ब किया, इसीलिए ये हमें ग्रीन कलर का ही प्लांट दिखाई दिया। लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे एक प्लांट होते हैं क्रोटॉन्स। इनकी जो लीफ होती है, इनकी लीफ का कलर कई बार रेड होता है, कई बार येलो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर दूसरे कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि सॉरी इनके अंदर क्रोटॉन की लीफ के अंदर रेड और येलो कलर इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर अदर कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब अदर कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि वो
अदर कलर्स की वेवलेंथ को, रेड कलर का पिगमेंट है तो वो रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और येलो कलर का है तो वो ऑरेंज टू रेड को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? दिस वाज, यानी येलो कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में अभी थोड़ा सा हम और देखते हैं कि क्लोरोफिल है क्या चीज। क्लोरोफिल का हमें ये पता लग गया कि ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, दैट इज ऑफ द ग्रीन कलर। अगर ग्रीन, क्लोरोफिल तो ग्रीन ही है, दैट इज ऑफ द ग्रीन कलर। अब क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, क्या है, हम इसको ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस हमारी दो फेजेस में होती है। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है, एक होता है हमारा लाइट फेज, एक होता है हमारा डार्क फेज। अब इनका लाइट और डार्क यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, ये दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ये दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। इनका लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है। कहीं लाइट और डार्क के चक्कर में ये सोचो कि ये तो लाइट की प्रेजेंस में होगा, ये अंधेरे में होगा, नहीं, ये दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में होंगे। अब लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों फेजेस होंगे। अब होंगे कहाँ पर, हम वो देखते हैं। ये अभी हमने एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ सेल्स। अपर एपिडर्मिस ये है हमारा मेसोफिल टिश्यू, ये यहां से, ये है हमारा मेसोफिल टिश्यू। जो ये मेसोफिल टिश्यू होता है, ये मेसोफिल टिश्यू हमारा बना होता है पैरेनकाइमेटस का। ये हमारा पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। अब इसके अंदर दो तरह का हमारा पैरेनकाइमा होता है, एक तो स्पॉन्जी और एक पैलिसेड। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा एंड पैलिसेड पैरेनकाइमा। दिस वन इज पैलिसेड पैरेनकाइमा, दिस वन इज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। यहां लिख देती हूं मैं। पैलिसेड में सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज रहेंगी और स्पंजी में सेल्स जो हैं वो ग्रुप बना लेंगे और स्पंजी अपीयरेंस रहेगी इनकी। क्लियर? अब इसके बाद ये है हमारी लोअर एपिडर्मिस। जो लोअर एपिडर्मिस है, इसमें देखो ऊपर वाली लेयर में, अपर एपिडर्मिस में देखो आप, बिल्कुल कंटिन्यूअस लेयर है सेल्स की, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में यहां पर बीच बीच में गैप्स है। देखो ये एक गैप है, ये एक गैप है, तो ये जो गैप है ये क्या है, दीज आर द स्टोमेटाज। दीज गैप्स आर द स्टोमेटाज। ये वाला गैप हो गया एक इधर, एक ये वाला गैप हो गया, तो ये जो गैप्स हैं हमारे, ये क्या है, स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है ये आपने पढ़ा ही होगा अभी कि स्टोमेटा हमारा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सेस ऑफ वाटर को लीफ से बाहर निकाल रहा है, यानी ट्रांसपिरेशन कर रहा है। सो इस तरह से ये स्टोमेटा के ये दो फंक्शंस रहेंगे। तो यहाँ से अभी कार्बन डाइऑक्साइड आई और हमारा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में चली गई, पैलिसेड पैरेनकाइमा में चली गई। अब बेसिक जो हमारी फोटोसिंथेसिस का जो हमारा स्टेप हो, मींस प्रोसेस होगा, वो हमारा मेसोफिल टिश्यू में ही होगा। यानी कि हमारा इसी पैरेनकाइमा के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहेंगे, इसी पैरेनकाइमा के अंदर ही हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहेंगे। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, हम एक बार ये भी देख लेते हैं। प्लास्टिड्स हमारी कुछ इस तरह से डिस्कोइड शेप की स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लांट सेल के अंदर। अब इनके अंदर हमारे थाइलेकोइड्स होते हैं जो कि इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होते हैं एंड एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। जो ये थाइलेकोइड्स हैं इस तरह से अरेंज होकर के ये क्या बना देते हैं, दे मेक अप ग्रेनम। और यहाँ पर जो हमारा साइटोप्लाज्मिक लिक्विड प्रेजेंट रहेगा वो बन जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर जो प्लास्टिड्स के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा।
हमने अभी सिर्फ यही दो चीजों को पढ़ना है क्योंकि यही दोनों चीजें हमारी काम की हैं, ग्रेनम एंड स्ट्रोमा। अब इन्हीं दोनों के अंदर ही हमारे लाइट फेज और डार्क फेज होते हैं। क्लियर? स्ट्रोमा में डार्क फेज और ग्रेनम में लाइट फेज। स्ट्रोमा में हमारा डार्क फेज होगा और ग्रेनम में हमारा लाइट फेज होगा। अब देखते हैं लाइट फेज और डार्क फेज। तो यहां से आपको पता लग गया कि प्लास्टिड्स में हमारा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। इन्हीं के अंदर ही हमारा, इन थाइलाकोइड्स के अंदर ही हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लियर? सो यहाँ पर ये हमारा प्लास्टिड्स भी पता लग गए, क्लोरोफिल भी पता लग गया, क्लोरोप्लास्ट भी पता लग गया। सो अब बेसिकली बात करते हैं हम कि इवेंट्स क्या होंगे। फोटोसिंथेसिस के फेजेस हमने देख लिए, दो फेजेस हैं, लाइट फेज, डार्क फेज। अब देखते हैं कि इवेंट्स क्या हैं उसमें। जो लाइट फेज है, लाइट फेज को बेसिकली हमने लाइट फेज इसीलिए कहा क्योंकि इस फेज में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हमारा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट में से भी ये ग्रीन कलर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो यहाँ पर क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जो वाटर यहाँ पर रूट से एब्जॉर्ब होकर के जाइलम से ट्रेवल करके लीफ तक जो वाटर आया था वो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इन दोनों में ये ब्रेक डाउन हो गया। अब जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा तो इसी यहाँ से, इस हाइड्रोक्सिल आयन से यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, प्लस यहाँ से एक जो चीज बच जाएगी वो बच जाएगी इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस माने टूटना, फोटो माने सनलाइट, यानी सनलाइट की वजह से पानी का ब्रेकडाउन हुआ, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सनलाइट की वजह से पानी का ब्रेकडाउन हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाएगा NADPH में एंड ATP में। ATP, as you all know, energy currency of organisms, living organisms, and NADPH is the hydrogen ion source. अब NADPH की फुल फॉर्म क्या है हमारी, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन, सॉरी बीच में ये रह गया था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये हमारा हाइड्रोजन आयन जैसे ही अटैच हो जाएगा ये NADPH बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द consumption of the electron that is released by the photolysis of the water। अब यहाँ पर लाइट फेज में फोटोलाइसिस हो गई हमारी और यहाँ पर ये एनर्जी स्टोर हो गई, यानी पावर एसिमिलेट हो गई। तो हम इसको पावर एसिमिलेशन फेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम पावर एसिमिलेशन फेज भी बोल सकते हैं। सो ये है हमारा ऑल अबाउट लाइट फेज। अब इसके बाद आता है हमारा डार्क फेज। इसके बाद है अभी हमारा डार्क फेज। डार्क फेज में क्या होता है हम वो देखते हैं।
अब जो पावर यहाँ पर एसिमिलेट हुई, जो भी हमारी यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर थी, एसिमिलेटरी पावर किस फॉर्म में थी? NADPH एंड ATP की फॉर्म में। अब ये जो हमारी एसिमिलेटेड पावर है, ये आगे फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू हमारे ये दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होकर के बना देंगे C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। बट यहाँ पर ये रिएक्शन आई थिंक क्या है, ये यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं। अब हम इसके लिए एक बैलेंस्ड रिएक्शन देखते हैं कि इसका बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगा। 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll give rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। सो अब ये यहाँ पर हो गई हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट प्लांट्स जो सिंथेसाइज करते हैं वो होता है ग्लूकोज, वो होता है ग्लूकोज। ये तो हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट, यानी ऐसे फ्री फोकट में ये बना दिया है, फ्री में बना दिया है प्लांट्स ने और फिर इसको रिलीज भी कर दिया है। क्लियर? अब जो ग्लूकोज प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया अपने लिए, अपनी प्रोसेसेस के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए, तो वो तो ग्लूकोज हमारा यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। लेकिन जो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हुआ वो फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टार्च क्या है? इसका स्टोर्ड फॉर्म। किसका? ग्लूकोज का। स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज हमारा स्टोर हो जाता है। अब जो ये स्टोरेज होगी ना स्टार्च की, ये कहीं पे भी हो सकती है, रूट में, लीफ में, स्टेम में, फ्रूट्स में, कहीं पे भी ये हमारी स्टोर हो जाएगी और प्लांट्स में उसका एडिबल पार्ट ये बना देगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। डार्क फेज में हमारी ये रिएक्शन होगी क्योंकि अब इसमें हमारा एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज ग्लूकोज। यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज ग्लूकोज, इसीलिए हम इसको कहेंगे बायोसिंथेटिक फेज। इसीलिए हम इसको नाम दे देंगे बायोसिंथेटिक फेज। जैसे लाइट फेज था हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फेज, और ये हो जाएगा हमारा बायोसिंथेटिक फेज, यानी डार्क फेज हो जाएगा बायोसिंथेटिक फेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस, site of photosynthesis, mechanism of photosynthesis, what are the raw materials that are required for the photosynthesis. This was all about the photosynthesis. अब क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल क्या क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। अगर इनकी भी प्रेजेंस एब्सेंस होगी तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, जो कि फैक्टर्स हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। यही हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वही हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हो जाएंगे। सो this was all about the autotrophic mode of nutrition. So in this video I am ending this lecture here. In the next video I will come with heterotrophic mode of nutrition. So thank you students.